गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली बार क्लास में हम लोगों ने चैप्टर डिस्कशन की थी जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले जो फिल्में बनती थी वो मूक फिल्में थी। मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, मूक फिल्में जिनमें कोई डायलॉग्स नहीं होते थे, कोई संवाद नहीं थे, जो अभिनेता अभिनेत्री थे या सपोर्टिंग एक्टर्स होते थे वो सब ऐसे ही इशारों से ही बातें किया करते थे, ठीक है। लेकिन 14 मार्च 1931 पहली सवाक फिल्म बनी। सवाक, वाक मतलब बोल, स मतलब साथ, जिसमें बोला भी गया, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शुरू की पंक्तियों में बताया गया है कि उसका कैप्शन क्या दिया गया, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट थी वो कैसे की गई, एडवर्टाइजमेंट कैसे की गई उसकी। हमें पता है ना, आजकल टीजर्स आते हैं, है ना, कोई गाना आना हो या कोई फिल्म आनी हो तो पहले उसके टीजर्स आते हैं, प्रमोशन की जाती है ना, लोगों को बताया जाता है कि ये आने वाला है, ये गाना आने वाला है, ये फिल्म आने वाली है। उस समय भी इस तरह से विज्ञापन दिए जाते हैं। और इस फिल्म का विज्ञापन कैसे दिया गया? वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। आपने ये लाइन याद करनी, आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लिखेंगे, आपको ये शब्द याद करना है, ठीक। वे सभी सजीव हैं, सजीव मतलब लिविंग, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, यानी कि कोई भी डायलॉग ऐसे नहीं है कि वो इशारों से बात की जा रही, राइट, बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, मुर्दा इंसान जो बोल नहीं सकता, इशारे कर रहा है, मुर्दा। 78 78 78 लोग यानी कि इसमें बोलेंगे, उनको बोलते बातें करते देखो। कितनी हैरानी की बात थी, पर्दे पर ऐसी फिल्म आ रही थी जिसमें बोला जाएगा। आजकल अगर हम मिस्टर बीन देखते हैं, कौन कौन देखते हैं मिस्टर बीन? बोलते कुछ नहीं है ना, सिर्फ इशारे हैं, हाव भाव है, और उसी को देखकर आप सबके चेहरे खिल गए जब मैंने मिस्टर बीन का नाम लिया, है ना, क्योंकि हम उनको देखकर खुश होते। चार्ली चैपलिन कभी बोले नहीं, अपने एक्शंस के साथ ही उन्होंने लोगों का मनोरंजन किया। इस तरह से पहले जो भारतीय फिल्में बनती थी इसी तरह बनती थी, लेकिन जब सवाक फिल्म बनी तो उसके विज्ञापन पर ये शब्द लिखे गए। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलमारा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। फिल्म का नाम क्या था? आलमारा। फिल्म थी, उसके पोस्टर के विज्ञापनों पर आपने कभी पोस्टर लगे हुए देखे फिल्मों के? देखे हैं? कहाँ देखे? थिएटर में, सिर्फ थिएटर में, थिएटर के आसपास, ओके। सड़कों पर लगे देखे, गलियों में लगे देखे, फिल्मों में, फिल्मों के पहले गलियों में भी लगाए जाते थे, बाजारों में लगाए जाते थे, ठीक है। शहर में कोई सर्कस आ जाती है, सर्कस का पोस्टर देखा कभी लगा हुआ? देखा है ना, हर जगह, हर गली कूचे में, खंभों पर, उसको प्रमोट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए लगाया जाता है ना। इसी तरह से फिल्मों के पोस्टर भी लगाए जाते थे। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। उसको ऐतिहासिक तारीख कहा है, हिस्टोरिकल डे। कितना बड़ा दिन था वो, हिस्टोरिकल डे था भारतीय सिनेमा में जब बोलती फिल्म आई।
इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था, बहुत ही फेमस था मूक सिनेमा, जिसमें ऐसी फिल्में बनती थी जिसमें बोला नहीं जाता और शिखर पर था, लोग उसे बहुत पसंद करते थे। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। अब सबको पता है ना कि हमारे भारत में सिर्फ बॉलीवुड नहीं है ना, सिर्फ हिंदी फिल्में नहीं बनती हैं, बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारी फिल्में बनती हैं। साउथ की बनती है, हमारे पंजाब की बनती है, बहुत सी भाषाओं में बनती है। उस साल केवल वही फिल्म नहीं आई बल्कि कई फिल्में बनी जो मूक थी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अंडरलाइन कर लीजिए, अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर एम ईरानी ने ये फिल्म बनाई थी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। हॉलीवुड की एक फिल्म उन्होंने 1929 में देखी, शो बोट, और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच, रंगमंच मतलब थिएटर, पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा मतलब स्क्रिप्ट, प्लॉट, ठीक है। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो कहानी का कोई ना कोई प्लॉट होता है ना। कोई फिल्म देखते हैं तो उसका बेस तो कुछ ना कुछ है ना, प्लॉट है ना। तो उन्होंने पारसी रंगमंच का एक लोकप्रिय नाटक था, उसी को अपनी कहानी का बेस बनाया, पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए। ज्यों के त्यों मतलब जैसे गाने उसमें थे, जो बज रहे थे जो गाने, वैसे एज इट इज गानों को उन्होंने अपनी फिल्म में यूज किया। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। आप लोग जब फिल्म देखने जाते हो, आपने कभी उसकी जो नंबरिंग आती है उसको पढ़ा? रिटन एंड डायरेक्टेड बाय, डायलॉग राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, ये लाइट मैन है ना। ये हमें सिंगर पता है, एक्टर पता है, एक्ट्रेस पता है। क्या हमने कभी ये खोजा कि ये मेरी फेवरेट फिल्म है, इसके डायलॉग्स किसने लिखे? कोई डायलॉग हिट तो हो जाता है, बड़ा हिट तो हो जाता है, पर हम ये कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि ये डायलॉग लिखा किसने था, है ना। किसी फिल्म के पीछे, उसके हिट होने के पीछे डायलॉग्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जो बोलते हैं, कभी अमिताभ बच्चन के, कभी शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग्स बोलते हैं, उनको लिखा है ना किसी ने, है ना। वो डायलॉग्स इतने सालों बाद, 30-40 सालों बाद आज भी बोले जाते हैं, है ना। गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। गीतकार जो गीत लिखते हैं, जो सॉन्ग्स लिखते हैं, और संगीतकार जो म्यूजिक बनाते हैं, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ 3, तबला, हारमोनियम और वायलिन। हम लोग आजकल म्यूजिकल शोज देखते हैं टीवी, उसमें एक तरफ गाने बजाने वाले बैठे होते हैं, है ना, कितने सारे बैठे होते हैं, है ना। एक कोई ड्रम पे बैठा है तो वो एक नहीं 3-4 बैठे होते हैं, है ना। कोई वायलिन बजा रहा तो वो एक नहीं होता, कई सारे होते हैं जो एक ही ट्यून में सेम टाइम पर उसको बजाते हैं। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ 3 चीजें थी, तबला, हारमोनियम और वायलिन। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। मैंने अभी नंबरिंग की बात की थी ना,
कि सिंगर का नाम लिखा जाता है, म्यूजिशियन का नाम लिखा जाता है, गाना लिखने वाले का नाम लिखा जाता है, लेकिन इस फिल्म में अलग से किसी का नाम नहीं डाला गया। बेटा बोलो नहीं, मास्क के अंदर से आप बातें करे जा रहे हैं, आपको लगता है मुझे पता नहीं चल रहा कि यू आर स्पीकिंग। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक मतलब पीछे से गायक मतलब गाने वाला, प्लेबैक सिंगर, सबके अलग अलग फेवरेट प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, है ना, हम सबके अपने अपने फेवरेट अलग अलग होंगे। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। पहले गायक जो थे प्लेबैक सिंगर WM खान, और पहला गाना हिंदी फिल्म जगत का पहला गाना ये गाना है। आज हमारे पास करोड़ों गाने हैं जिनकी कोई संख्या ही नहीं है मान लो, है ना, और पहला गाना ये था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। हमारे पास कौन से सोर्स हैं आजकल गाने सुनने के? यूट्यूब है, मुझे नाम भी नहीं पता। ओके, आप लोगों के पास एक लॉन्ग लिस्ट है जिसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, गूगल में भी आ जाते हैं, वो मुझे पता है, ठीक है, दैट आई नो। लेकिन देखो हमारे पास कितने सारे सोर्स है आज, है ना, और ये एक गाना था जो डिस्क में भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था, यानी कि ये गाना सुनने को नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि इसकी डिस्क में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। डिस्क क्या होती है पता है? फ्लॉपी नहीं, फ्लॉपी तो ये होती है फ्लॉपी, एक होती है CD, DVD, फ्लॉपी, लेकिन एक होती थी डिस्क, इतनी बड़ी प्लेट जैसी है। हाँ, वो स्पीकर लगा होता है, उसका एक वो उसकी पिन होती है, उसको उस पर लगाते हैं और गाना बजने लगता है ना, मैंने भी। ओके, मुझे फोटो खींच के भेज, ठीक है, चलिए, ओके ओके फाइन। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। अब क्या था कि पहले तो मूक फिल्में थी, मूक फिल्मों में तो कोई आवाज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये सबाक फिल्म थी, अब इसके लिए रात को शूटिंग करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि रात को शांति होती थी, सन्नाटा होता था, दिन में तो शोर शराबा ही बहुत होगा, है ना, इसलिए दिन में शूटिंग नहीं की जा सकती थी, रात को शूटिंग करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी, आर्टिफिशियल लाइटिंग। जो मूक फिल्में बनती थी उनके लिए दिन की रोशनी में शूटिंग करनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब ये रात को शूटिंग करनी है, दिन का सीन दिखाना है, तो आर्टिफिशियल लाइटिंग तो करनी पड़ेगी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, और देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। जब कोई फिल्म शुरू होती है, स्क्रीन पर आती है, तो उस पर एक सर्टिफिकेट सा बना होता है, देखा, नोटिस या कभी पढ़ने की कोशिश की उस सर्टिफिकेट को? उसमें बहुत सारे शब्द बहुत छोटे छोटे लिखे होते हैं, है ना, और उसमें फिल्म के बारे में बताया गया होता है, फिल्म का नाम लिखा होता है, एक्टर्स और सेंसर बोर्ड की परमिशन एंड ऑल, है ना, सब साइन अपनी किताब में देखिए, यही सर्टिफिकेट है। अब तो चेंज हो गया ना, ये 1931 का है, ठीक है, और अब हम है 2021 में, लगभग 90 साल, ये 90 साल पहले का है, चेंजेस तो होंगे, है ना। बेटे आप उठिए वहां से, दोनों में से कोई एक उठ जाओ।
इधर आ जाइए प्लीज, यहाँ पर, यहाँ आ जाइए प्लीज, यहाँ। थैंक यू। चलिए, आलमारा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। अरेबियन नाइट्स देखा है किसी ने, है ना? हम बड़े खुश होकर देखते हैं, उसमें हमें कुछ अलग देखने को मिलता है, सबसे हटकर, सीरियल से हटकर और फिल्मों से हटकर कुछ नया होता है उसमें। जैसे अरेबियन नाइट्स फैंटेसी थी, वैसे ही आलमारा भी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, अंडरलाइन कीजिए, जुबैदा एक्ट्रेस फिल्म की। नायक थे विट्ठल, अंडरलाइन। पहली 100 वाक फिल्म की एक्ट्रेस अभिनेत्री जुबैदा और एक्टर अभिनेता विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक मतलब मेहनताना, एक्टर्स को रुपए भी मिलते हैं काम करने के, तो उस समय ये सबसे महंगे एक्टर थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। आपने अगर कभी पढ़ा हो, कभी सुना हो, तो अक्सर आंखों के सामने कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है सुनने पढ़ने के लिए कि पहले इस फिल्म को इस एक्टर ने करना था, इस एक्ट्रेस ने करना था, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हो गए कि अब ये नहीं, ये इस फिल्म को करेंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। मतलब ये बात जो है ये बड़े देर से चलती आ रही है, कुछ नया नहीं है उसमें। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। पता है कौन है मोहम्मद अली जिन्ना? हिस्ट्री में उनका नाम पढ़ा है, वकील। हाँ, तो मुकदमा लड़ा तो वकील ही होंगे ना। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना है? आप लोग आज खोजेंगे और कल मुझे बताएंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे। आप उनके बारे में खोजेंगे घर जाकर और मुझे बताएंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे। बेटा इसमें आगे कहीं नहीं है, वर्ड मीनिंग्स में नहीं है। He is looking in word meaning. हाँ, वर्ड मीनिंग्स में नहीं है। ठीक है, चलो। जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे, विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। आजकल कौन है बेस्ट स्टंटमैन? ओके, मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था। हाँ, दूसरों के लिए जो स्टंट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये नायक थे, ये जो नायक थे, हीरो थे, ये स्टंट मैन के रूप में भी सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम-आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, पिल्लर बने, स्तंभ मतलब पिल्लर, फिल्म उद्योग के स्तंभ बने। पृथ्वीराज कपूर के बारे में आई होप आप लोगों को पता होगा, हाँ या ना? क्या पता है मनीषा? हाँ, चलिए, नहीं वही माने जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा? सब समझ में आ रहा है? मुझे थंब शो कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो थंब शो कर दीजिए। ओके फाइन, चलिए। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, 2 मंथ्स, 8 सप्ताह हाउसफुल। और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था,
मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। समीक्षक मतलब आलोचक होते हैं ना, क्रिटिसाइजर्स होते हैं, जो फिल्म आती है तो फिल्म की रेटिंग करते हैं कि इस फिल्म में ये है। क्रिटिक्स होते हैं ना कि इस फिल्म में ये है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये फिल्म हिट होगी नहीं होगी, और अपने अनुमान लगाते हैं कि इतनी देर तक चलेगी नहीं चलेगी। तो उस समय समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी कहा, लेकिन लोगों के लिए ये एक अलग अनुभव था और लोग देखना चाहते थे। मतलब एक ऐसी चीज जो रियलिटी में नहीं है, सोच में है, फिर इमेजिनेशन में है, ठीक है, और भड़कीली है, भड़काने वाली, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है भड़कीला, ठीक है। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। 10,000 फुट लंबी मतलब रील होती है, आप लोगों ने रील देखी है, रील होती है ना, वो रील कितनी लंबी थी। अगर आपको पता हो कि जब फिल्म को प्रदर्शित किया जाता था, आजकल तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, कभी आपने टीवी में देखा हो या मैंने भी टीवी में ही देखा है कि जब रील चलती है तो उसको घुमाते हैं, खोलते हैं और बंद करते हैं, घुमाते हैं, है ना, मतलब उसको लपेटते हैं, वो लंबी होती है जैसे जैसे वो चलती जाती है। आपने वो देखी है जो गलियों में बच्चों को बायोस्कोप दिखाने के लिए आते हैं, वो भी घुमाते हैं ना, ऐसे 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 करते हैं या ऐसे ऐसे करते हैं। इसका मतलब क्या है कि रील चल रही है अंदर, उसकी कैसेट होती है, कैसेट होती है ना, कैसेट में भी रील होती है ना। जब हम कैसेट से सुनते थे तो कभी कैसेट अड़ जाती थी उसमें, तो उसको निकालकर उसमें पेंसिल घुसाकर उसको घुमाते थे, ठीक करते थे, है ना, वो रील है जो चलती है। तो इसकी रील 10,000 फीट लंबी थी। हाँ, कुछ कुछ ऐसा सिस्टम होगा, टेक्नोलॉजी होगी कुछ ऐसी। हाँ, ठीक है। सहवाग फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, फारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सहवाग फिल्मों को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये पसंद नहीं आ रही थी। सहवाग फिल्म सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलामारा का प्रदर्शन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सहवाग फिल्मों का पिता कहा गया। जब इस फिल्म के 25 साल पूरे हुए थे तो उन्हें सम्मानित किया गया था और सहवाग फिल्मों का पिता कहा गया था। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। आप लोगों को जैसे कहते हैं ना, स्वच्छ भारत में अपना योगदान दो, है ना, मॉरल वैल्यूज सीखो। जो महान लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो कुछ अलग कर देते हैं, वो अपने देश के लिए योगदान देते हैं, वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। वो कभी भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं करते, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने ये किया, वो किया। इसी तरह से अर्देशिर भी बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत विनम्र थे। उन्होंने कहा, मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ अपने हिस्से का योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की भी जरूरत महसूस हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम चलने वाला नहीं था, पढ़े लिखे होना भी जरूरी था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाता था। अब ऐसा नहीं होने वाला था। हाँ, आवाज अच्छी होनी चाहिए थी, अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए थी, आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए थी, आपका बोलने का लहजा अच्छा होना चाहिए था, शब्द क्लियर होने चाहिए थे। आज ऑडिशंस क्यों लिए गए, इसीलिए। ठीक है, चलिए।
अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सहवाग दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। कई ऐसे लोग नजर आए जो गायक भी थे और अभिनेता भी थे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। जन प्रचलित भाषा, देह की भाषा मतलब सिर्फ शरीर की भाषा नहीं अब चाहिए, सिर्फ जेस्चर्स नहीं चाहिए, और तकनीक की भाषा मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बल्कि आम बोलचाल की भाषा भी चाहिए थी जिसे आम लोग देखेंगे और समझेंगे। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। सोशल फिल्में बनने लगी, हमारे दैनिक जीवन के विषयों को लेकर फिल्में बनी। जैसे आजकल भी बहुत सारी सोशल फिल्में बनती है, सामाजिक फिल्में बनती हैं, और अब तो कितने सारे लेजेंड्स के बारे में फिल्में बनने लगी हैं। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। आजकल भी होता है ना, इसका हेयर स्टाइल, उसके कपड़े, उसका बोलने चलने का तरीका, मुझे भी ऐसा बनना है ना। उस समय भी ऐसा था, लोगों पर असर होता था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर की औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा, बालों को सजाना, केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों में भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सहवाग सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ था। जो फाल्के थे उन्होंने भारतीय सिनेमा शुरू किया था और अर्देशीर ईरानी ने सिनेमा में सहवाग फिल्मों को शुरू किया। ठीक है, कैसा लगा चैप्टर? इंटरेस्टिंग। सब चैप्टर्स में से सबसे अच्छा लगा? सारा समझ आ गया। सारा समझ आ गया। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि लोग जो है उस समय भी अभिनेताओं अभिनेत्रियों के स्टाइल को अपनाते थे। अगर मैं पूछूं ये कहां तक उचित है, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर हम एक्टर्स एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं, फैन फॉलोइंग होती है ना, हम उनको फॉलो करते हैं, कितना ठीक है और कितना गलत है? हाँ जी, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए, एक हद तक, एक लिमिट तक आप उनके काम को सराहें, उनकी जो मेहनत है उसकी सराहना की जानी चाहिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस कह लो, उनका पेशा कह लो, उनका अर्निंग्स उससे है, उनकी टैलेंट है, उनका कितनी मेहनत है उनकी, हमें उसको जरूर सराहना चाहिए। हर एक को प्रशंसा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन अंधाधुंध उसे अपनाना वो भी ठीक नहीं है। खास तौर पर युवा लोगों को, आपको कई बार अनुच्छेद भी लिखने के लिए आता है, फैशन और विद्यार्थी, सिनेमा जगत का विद्यार्थियों पर प्रभाव। जिस उम्र में आप लोग हैं बहुत जल्दी असर होता है, प्रभाव होता है। कई फिल्में इसी कारण बैन भी हो जाती है ना। शूटर फिल्म बैन हुई, कारण जैसे हम पद्मावती के बारे में कितने सारे सीन कम हुए। हाँ, है ना। हाँ, कई बार उन फिल्मों में कुछ ऐसे आपत्तिजनक
कई बार आपत्तिजनक विषय हो जाते हैं, कई बार आपत्तिजनक विषय हो जाते हैं जिस कारण उन्हें हटाना पड़ता है। लेकिन हमें विद्यार्थी होने के नाते इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे मनोरंजन के लिए, अपने जीवन में पूरी तरह से ढाल लेने के लिए नहीं। हाँ जी, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, अंधाधुंध नहीं अपनाना चाहिए। ओके, चलिए बेटा, कल इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? और अपनी कॉपीज जरूर लेकर आइए।